रीबर्थ ऑफ परफेक्ट कपल एपिसोड 13। घूंघट वाली लड़की नीचे बैठी और उसने खाने का एक निवाला सनम की तरफ बढ़ते हुए कहा, लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती सनम का मुंह खोला और उसके मुंह में वो निवाला डाल दिया, पर जैसे ही उसने सनम का मुंह छोड़ा सनम ने वही निवाला उसके मुंह पर थूक दिया और ये देखकर उस काले लहंगे वाली लड़की का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपना एक पैर उठाकर सनम के पेट पर लात मारी और कहा, तू चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करने की। ये कहकर उस लड़की ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सनम का गला पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगी। सभी लोग चिल्ला रहे थे, सनम को छोड़ने को कह रहे थे, लेकिन वो लड़की नहीं रुकी। आखिरकार जब सनम दर्द बर्दाश्त करते हुए बेहोश हो गई तो वो लड़की दूर होती है और उसने सनम को अपने पैरों से दूर खिसकते हुए कहा, किसी काम की नहीं है ये कहकर उसने सृष्टि की तरफ देखा जिसकी आंखों में गुस्से से आंसू आ चुके थे। उस लड़की ने सृष्टि के पास जाकर कहा, बहुत रोना आ रहा है अपनी बहन को देखकर, तुम कहो तो तुम्हारे पेट में भी एक जोरदार लात मारूं, पर क्या है ना, वो लात तुम्हें अकेली को नहीं, तुम्हारे इस नाजुक और छोटे से बच्चे को भी पड़ेगी जो कि अच्छे से अभी बना भी नहीं है। ये सुनकर सृष्टि के रोंगटे खड़े हो गए और उसने जल्दी से ना में सर हिलाया। भले ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान थी, पर अपने बच्चों की बात आते ही वो एक कमजोर माँ की तरह बन गई थी जो अपने बच्चों को पाने के लिए और बचाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। किसी के सामने झुकना तक वो बर्दाश्त कर सकती है। सनम ने अपनी अध खुली जब अपनी बहन की ऐसी हालत देखी तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। आखिर क्यों वो इस वक्त इतनी भी बेबस और लाचार है, और क्यों शौर्य ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। हाँ, वो मैसेज सनम ने शौर्य को ही किया था, पर अब तक नहीं शौर्य का कोई पता था। शाम गहराती चली थी और अब रात होने वाले थी, पर फिर भी उस घर में एक मातम से छाया हुआ था। अब वो आदमी जो उस लड़की के साथ आए थे सब लोगों को मारने लगे थे। उन सभी के हाथों में एक एक बेल्ट था और वो सभी लोगों को मार रहे थे और हर किसी की चीखें सनम के कानों में गूंज रही थी जो कि वहीं बैठी थी। उसे किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाई जा रही थी, लेकिन ये नजारा उसके लिए अपने शरीर पर चोट खाने से भी बदतर था और वो चिल्लाते हुए बार बार उन्हें रोकने को कह रही थी। हद तो तब हो गई जब उस लड़की ने सृष्टि पर भी दया नहीं की और उस पर बेल्ट बरसने लगी, ये जानते हुए भी कि सृष्टि प्रेग्नेंट है। उसने ना ही उसके शरीर की ना ही उसके पेट में पल रहे बच्चे की चिंता की और उसे मारना शुरू कर दिया। लगभग 2 से 3 बार मार खाने के बाद ही सृष्टि बेहोश हो गई और उसे बेहोश होते देखा सनम की सहनशक्ति भी खत्म हो गई। उसने अपनी लाल आंखों से उस लड़की को देखा और अचानक कि इतनी जोर से अपने हाथ और पैर खींचे कि उसके हाथ और पैर में मौजूद रस्सी टुकड़ों में बनकर टूट गई। इन सभी चीजों से अनजान वो लड़की अभी भी सृष्टि की तरफ एक और बेल्ट बढ़ा रही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। जब वो लड़की पीछे मुड़ गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि सनम रौद्र रूप लिए वहां खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी लाल आंखें काजल से सनी होने के साथ गुस्से से खतरनाक दिख रही थी और उसका हाथ मजबूती से उसे बेल्ट पर कसा हुआ था। सनम ने एक झटके से वो बेल्ट पीछे खींचा और बेल्ट पर लगे लोहे वाले हिस्से से उसे लड़की को मारने लगी। सारे गॉड्स हैरानी से ये सब देखते रहे और जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाए वो लड़की दर्द भरी हालात पर जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर के कई हिस्सों पर बेल्ट के वो नुकीले हिस्से घुस चुके थे और वहां से खून बहने लगा था। उसका घूंघट अब तक नहीं हटा, पर उसकी दर्द भारी चीख उस कमरे में गूंजने लगी थी। गार्ड जल्दी से आगे बढ़े और सनम को उस लड़की से दूर करने लगे, लेकिन सनम ने जल्द ही सोफे के नीचे से एक बड़ी सी तलवार निकाली और उन सब पर वार करने लगी। उसके वार इतने खतरनाक थे कि हर एक गार्ड अपने आप को जख्मी कर रहा था, एक हाथ से बेल्ट से और एक हाथ से तलवार से। सनम इस तरह वार कर रही थी जैसे वो इसमें प्रोफेशनल, और लगभग 20 मिनट बाद ही हर कोई जमीन पर लगभग मरने की हालत में पड़ा हुआ था। सनम ने उस लड़की के हाथों को बेल्ट से बांध दिया और सृष्टि की तरफ बढ़ी। उसने सृष्टि के हाथ खोले और उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा, सृष्टि उठो। पर सृष्टि ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सनम ने बाकी सबको भी खोला। समय ने जैसे ही खुद को आजाद पाया वो लड़खड़ाते कदमों से सृष्टि के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो सृष्टि को देख रहा था। वही जैसे ही उसकी नजर फर्श पर गई उसका दिल जैसे कांप सा उठा। सृष्टि के नीचे मौजूद फर्श पूरी तरह खून से लथपथ हो रहा था और वो सारा खून सृष्टि के पैरों के पास से बहा था, जिसका साफ मतलब था उसका मिसकैरेज हो गया था। ये देखते ही सनम जैसे अपने आपा ही में नहीं रही। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसने उस लड़की को उसके घूंघट सहित पकड़ जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया और उसे ले जाकर साइड में लगे एक पिलर से टकरा दिया, जिससे उस लड़की का सर फट गया और वो जमीन पर गिर पड़ी, जिसके साथ उसका घूंघट भी हट गया। और उस लड़की को देखते ही सनम चौंक उठी क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं चांदनी थी जो अभी भी हंसी जा रही थी।
उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हर कोई कांप उठा था। वही सनम अभी भी अविश्वास से उसे देख रही थी। उसने अपने कैंपते हुए होठों से कहा, चांदनी दी। चांदनी उठकर बैठी और उसने अचानक ही सनम को उसके लंबे बालों से पकड़कर नीचे खींचा और सनक भरी आवाज में कहा, डर गई, मुझे देखकर डर गई मेरी छोटी बहन, चिंता मत करो, डर अभी और बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तुम्हें क्या लगा तुम जीत गई? बिल्कुल नहीं, मौत का मंजर तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ वो अजन्मा बच्चा मरा है, अब तुम सब भी मारोगे। काउंटडाउन शुरू होता है 30-29। जैसे जैसे चांदनी अपने गिनती के शब्दों को पूरा कर रही थी, छोटे छोटे धमाके उस बड़ी सी हवेली के आसपास होने लगे थे और ये देखते ही सनम समझ गई कि हवेली में जगह जगह बम फिट किए गए हैं। उसने जल्दी से चांदनी से खुद को छुड़ाया और सभी घर वालों की तरफ देखकर कहा, सभी बाहर जाओ। चांदनी ने हंसते हुए कहा, कोई नहीं बच पाएगा क्योंकि घर के सारे दरवाजे लॉक हैं, तुम सब मरोगे, मेरे साथ मरोगे, क्योंकि तुम्हारी मौत सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों लिखी है, चांदनी के हाथों। ये कहते हुए चांदनी जोर जोर से हंस रही थी। सनम ने उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी और कहा, डरते तो हम मौत से भी नहीं है और इस मौत को भी हम पार कर जाएंगे, पर हाँ जलेगा आपका ये गुरूर, ये घमंड और ये नफरत, इन सबके साथ आप यही खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अचानक ही सनम ने चांदनी को वही एक पिलर से बांध दिया और सभी की तरफ देखकर कहा, हमारे साथ चलिए। ये कहकर उसने समय की तरफ देखा जो अभी भी बेसुध सा सृष्टि के पास बैठा था और कहा, समय, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से सृष्टि को गोद में उठाए और यहाँ से चलिए वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जब सनम अपनी खुफिया रास्ते पर पहुंची तो ये देखकर वो हैरान हो गई कि उस रास्ते पर लगभग 2 से भी ज्यादा तालों को लगा दिया गया था। ये देखकर सनम का खून खौल उठा और तभी उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट गई। उसने खुद से कहा, आपको लगता है आप हमसे ज्यादा चालाक हैं, पर गलत, हम सनम शौर्य प्रधान हैं, चींटी के भी पैर गिन लेते हैं और आपने तो हमारे साथ रहकर हमसे गद्दारी की है, इतनी आसानी से तो हम मरेंगे नहीं देंगे आपको। ये कहकर अचानक उसने दरवाजे की तरफ पहुंची जो कि दीवार की तरह था और साइड में बने शेर के मुंह में हाथ डालकर उसने एक बटन प्रेस किया जिसके बाद वो दरवाजा खुल गया जो कि किसी अंधेरी रास्ते पर जा रहा था। हमारे पास वक्त नहीं है, सभी के सभी अंदर जाए। सभी धीरे धीरे अंदर जाने लगे। समय जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सनम ही बाहर मौजूद थी। तब समय ने कहा, भाभी चलिए हमें चलना है। उद्धरण चिन्ह। सनम मुस्कुराई और उसने अचानक की वापस उस शेर के मुंह में हाथ डालकर बटन प्रेस किया और अगले ही पल वो दरवाजा बंद हो गया। समय और बाकी सभी चिल्लाते रह गए पर सनम मुड़कर वापस अंदर जा चुकी थी। उसे अपनी बहन के बच्चे का प्रतिशोध लेना था जिसे लिए बिना वो यहाँ से नहीं जा सकती, भले ही इन सब में उसकी मौत क्यों ना हो जाए। थोड़ी देर बाद जब शौर्य होश आया तो वो अस्पताल में था। उसने जल्दी से मिलन से गाड़ी तैयार करने को कहा और उसी हालत में घर के लिए निकल गया क्योंकि जब वो ऑफिस में था तभी उसे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और ये भी पता चल गया था कि उसके घर में बम फिट किए गए हैं। इसलिए वो उन्हें बचाने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उसके पीछे चल रही गार्ड्स की सारी गाड़ियों को भी ब्लास्ट कर दिया। आखिर में जब वो अकेला बचा था तो वो इतने सारे लोगों से नहीं लड़ पाया और इसका कारण ये था कि चांदनी ने उसके जूस में एक ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे वो कमजोर हो गया था, जिस कारण वो लड़ने की हालत में नहीं था। आखिर में उन लोगों ने चांदनी के कहने पर उसके गले में फंदा डालकर उसे लटका दिया। वो मर ही जाता अगर मिलन उस समय वहां नहीं पहुंचता। कुछ मिनट की देरी उसकी जान दे सकती थी। यही सब सोचते हुए शौर्य गाड़ी में बैठा था और मिलन गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो लोग घर पहुंचे तो शौर्य जल्दी से बाहर आया। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर घर के सभी लोग मौजूद थे और एक टक घर को देखे जा रहे थे। उन सब की हालत बहुत खस्ता थी, हर किसी के शरीर पर गहरे घाव थे और वो सभी रोते हुए घर की तरफ देख रहे थे। समय सृष्टि को लेकर अस्पताल जा चुका था, वही बाकी सब वहां मौजूद रहकर सनम का इंतजार कर रहे थे जो अब तक घर के बाहर नहीं आई थी। शौर्य जल्दी से उनके पास गया और उन सभी को देखने लगा, लेकिन जब उसे उन सब में सनम दिखाई नहीं दी तो उसने कहा, सनम कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। सुहासिनी जी ने अपनी नम आंखों से शौर्य को देखा और कहा, सनम अंदर है शौर्य, हम लोगों ने उसे काफी कहा लेकिन वो बाहर नहीं आए और ये सभी चांदनी ने किया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शौर्य की आंखें गुस्से से दहक उठी और उसकी आंखों में चिंता भी दिखने लगी क्योंकि हर थोड़ी देर बाद घर में धमाके हो रहे थे और अब वो लगभग खत्म ही हो चुका था। शौर्य अंदर की तरफ भागा, सभी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और गार्ड्स ने भी उसे पकड़कर रोक लिया। सुहासिनी जी ने कहा, शौर्य अंदर बहुत खतरा है। शौर्य ने भी चिल्लाते हुए कहा, लेकिन अंदर मेरी सनम है और मैं उसके लिए किसी भी खतरे से लड़ने को तैयार हूं।
ये कहते हुए शौर्य ने पूरी ताकत से सबको पीछे धकेला और अंदर की तरफ भाग गया। जब वो अंदर पहुंचा तो पूरा घर आग की लपटों से घिरा हुआ था। धुएं के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। पूरा फर्नीचर जल के खाक हो चुका था और आसपास लगे पर्दों से आग और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उससे खंडर जगह को देखकर शौर्य का दिल धक से रह गया और वो अपनी सनम को ढूंढने लगा। लेकिन वहां सनम का कोई नामो निशान नहीं था। जमीन पर कई सारे आदमियों की लाश पड़ी थी जिन्हें काफी बेदर्दी से मारा गया था। वही एक काले रंग का दुपट्टा भी वहीं पड़ा था और उस दुपट्टे के पास ही खून के छींटे एक रास्ते की तरफ जा रहे थे। शौर्य ने उस रास्ते का पीछा किया और तभी उसकी नजर सेकंड फ्लोर पर गई, जहां सनम खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसने एक पर्दे की मदद से एक औरत का गला दबा रखा था। सनम ने शौर्य की तरफ देखा और उसे देखते ही देखते समन ने उस पर्दे को नीचे की तरफ छोड़ दिया, जिससे वो लड़की उस जगह पर झूल गई और कुछ पल तड़पने के बाद उसकी सांसें रुक गई। ये लड़की और कोई नहीं चांदनी थी। सनम ने धीमी आवाज में खुद से कहा, प्रधान जी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ ढीले छोड़े और खुद नीचे की तरफ कूद गई। उसे ऐसा करते देख शौर्य सनम की तरफ दौड़ा और उसने जल्दी से सनम को खुद की बाहों में भर लिया और तभी उसकी नजर सनम की कमर पर गई, जहां पर एक बम बना हुआ था। जब वो चांदनी से लड़ाई कर रही थी तभी चांदनी ने एक स्किन फिट बम उसके कमर के पास लगा दिया था। वो बम ऐसा था जो सीधे शरीर के अंदर जाकर उसे जकड़ लेता था और उसे निकालने के लिए शरीर के मांस के उस टुकड़े को फाड़ना पड़ता था, वरना अगर उसे किसी और तरीके से निकालने की कोशिश की जाए तो इंसान की मौत हो सकती थी। इस बात को जानने के बाद सनम ने वहां से बाहर ना जाने का फैसला किया, क्योंकि वो मर सकती थी पर अपने परिवार वालों के सामने नहीं। वो उन्हें किसी तरह के दुख में नहीं देख सकती थी। शौर्य ने भी ये कोशिश की पर तभी सनम ने कहा, कोई फायदा नहीं है प्रधान जी, आपका ये करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये नहीं हटेगा। शौर्य ने अपनी आंसू भरी आंखों से सनम को देखा। कितने कम दिन जिए थे उन्होंने साथ में। जब जब उनकी जिंदगी में खुशियों के पल आते थे, मौत का मातम उनके सर पर मंडराता हुआ उनकी सारी खुशियां छीन ले जाता था। शौर्य ने उस बम की तरफ देखा जिस पर सिर्फ 1 मिनट का काउंटडाउन बचा था। ये देखकर उसने सनम की कमर से उसे खंजर को निकाला जो इस समय भी खून से रंगा हुआ था और सनम की आंखों में देखकर कहा, करने तो मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में मेरे साथ रहना ही है। उद्धरण चिन्ह। सनम ने ना ही सिर हिलाया। वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, खासकर ये जानने के बाद कि शौर्य उसके साथ ही मौजूद है। वो अपने साथ शौर्य की मौत नहीं देख सकती थी। सनम ने कहा, नहीं प्रधान जी, अगर आपको कुछ हो गया तो। शौर्य ने भी सनम का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा? सनम ने कहा, हमें तो एक दिन मरना ही है प्रधान जी। हमने कई लोगों की जान ली है, भले ही वो लोग बुरे हैं पर हमारी आत्मा अपवित्र है और उसे एक न एक दिन खत्म नहीं हो जाना है। पर आप ऐसे नहीं हैं, आप तो मेरा गुरूर है। शौर्य ने अचानक उस खंजर को सनम के पेट के उस हिस्से पर रखा और कहा, और तुम मेरी जिंदगी। ये कहते हुए उसने झटके से उस चाकू को अंदर की तरफ धकेला और सनम के कमर के हिस्से की उसे चमड़ी को उधेड़ फेंका। सनम जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि शौर्य ने उसे जल्दी ही गले लगा लिया और उस बम को दूर फेंक दिया। सनम ने चिल्लाते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है प्रधान जी, हम मर जाएंगे, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो बिलख बिलख कर रो रही थी, क्योंकि उससे ही दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। शरीर के किसी टुकड़े का अलग हो जाना काफी ज्यादा दर्दनाक होता है और इस समय सनम इसी दर्द से जूझ रही थी। शौर्य ने सनम को अपनी गोद में उठाया और कमरे के बीच बने झूमर के पास चला गया। जमीन में उसने अपना एक हाथ रखा और उसे राइट साइड की तरफ घुमाया, जिसके बाद गोलाकार दिखने वाला एक कांच का ट्यूब बाहर आया, जिसमें शौर्य सनम के साथ खड़ा हो गया और अगले ही पर वो ट्यूब वापस जमीन के अंदर चला गया। परिवार जो बाहर खड़ा उन दोनों का इंतजार कर रहा था और हर बीतते पल के साथ अपने आंसुओं को बहाते जा रहा था। उन्होंने देखा कि अचानक की वो पूरी हवेली ब्लास्ट हो गई और उसका एक तिनका भी नहीं बचा। ये देखकर सभी जोर जोर से सनम और शौर्य का नाम पुकारने लगे, लेकिन ना ही शौर्य मिला और ना ही सनम। सभी के चेहरे पर मातम छा चुका था। उन दो लोगों को वो खो चुके थे जिससे वो बहुत प्यार करते थे। सुहासिनी जी तो बेहोशी हो चुकी थी और शेषा उन्हें संभाल रही थी। सूरज और संजय जी फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहे थे। हिम्मत तो उनकी भी टूट चुकी थी, पर वो अपने कारण आसपास मौजूद चीजों को हानि नहीं पहुंचा सकते थे। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड वहां पर अपना काम करने लगी। पुलिस भी आए और उसने भी जांच की और सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चली गई। फायर ब्रिगेड के लोगों को भी सिर्फ वहां पर उन गुंडों की ही लाश मिली।
शौर्य और सनम के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चला। रात से सुबह हो गई, सभी लोग अभी भी उसी जगह बैठे हुए थे। डॉक्टर की टीम ने उनका इलाज कर दिया था पर कोई भी वहां से हिलने को तैयार नहीं था, जिस कारण डॉक्टर से वही एक कैंप लगाकर उन सभी लोगों को वही शिफ्ट कर दिया था। जब समय और सृष्टि को इस बारे में पता चला तो वो लोग भी वहां पहुंचे। हालांकि सृष्टि काफी ज्यादा दुख में थी क्योंकि उसने अपने अजन्मे बच्चों को खो दिया था, लेकिन अपनी बहन और जीजा जी को खोने का दुख उससे कई ज्यादा अपार था। दोपहर के समय सुहासिनी जी गुमसुम सी गार्डन में बैठी हुई थी और शौर्य और सनम को याद कर रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ दर्द था। तभी उन्हें एक पेड़ के पास कुछ हलचल सी होती दिखाई दी। उन्होंने ध्यान से उसे तरफ देखा और तभी वहां मौजूद कच्ची जमीन से एक हाथ बाहर आया। ये देखकर सुहासिनी जी हैरान हुई, पर जैसे ही उनकी नजर उसे हाथ में मौजूद रुद्राक्ष से बने ब्रेसलेट पर गई, उनकी आंखें चमक उठी और वो जोर जोर से सबको चिल्लाकर कहने लगी कि शौर्य और सनम मिल गए हैं। हर कोई उनकी बात को नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि ऐसा वो कई बार कर चुकी थी और सबको यही लग रहा था कि इस समय वो वही कर रही है। लेकिन तभी उन्होंने सभी लोगों को जबरदस्ती उस जगह पर लाया जहां अभी भी वो हाथ बाहर की तरफ निकल रहा था। ये देखकर सभी लोग एक्टिव हुए और इस जगह पर खोदने लगे। थोड़ी देर बाद वहां एक गड्ढा खोद दिया गया और अंदर मौजूद लोगों को देखकर हर किसी की सांस रुक गई। शौर्य पूरी तरह मिट्टी से सना हुआ था, उसके माथे से बहता हुआ खून साफ दिख रहा था, उसके शरीर पर कुछ कीड़े भी रेंग रहे थे। वही सनम बेहोश थी, उसके पेट का एक हिस्सा काफी ज्यादा भद्दा दिख रहा था और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, होंठ नीले पड़ चुके थे और बेजान सी वो किसी लाश की तरह दिख रही थी। शौर्य ने अपनी कमजोरी मगर दर्द भरी आवाज में कहा, सनम, सनम को बचाइए। सभी लोग जल्दी से एक्टिव हुए और सनम को लेकर वहां बने कैंप की तरफ चले गए जहां उसका इलाज करना शुरू कर दिया गया। वहीं शौर्य को भी निकालकर दूसरे कैंप में ले जाया गया क्योंकि उसकी हालत भी बहुत ज्यादा सीरियस थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने उन लोगों को यही सलाह दी कि उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया जाए क्योंकि उनका इलाज यहां होना पॉसिबल नहीं था और उनकी बात मान सभी लोग अस्पताल चले गए। शौर्य और सनम दोनों ही अलग अलग ओटी में मौजूद थे और सभी घर वाले बाहर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद दोनों के ही ओटी का दरवाजा एक साथ खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में निराशा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था जिसे देखकर हर किसी का दिल जैसे कांप उठा था। सुहासिनी जी ने आगे बढ़कर कहा, मेरा बेटा और बहू कैसे हैं? जो डॉक्टर सनम के कमरे से बाहर आए थे उन्होंने अपने चेहरे का मास्क हटाते हुए कहा, उनकी स्क्रीन पर जहां पर घाव हुआ है कई सारे इन्फेक्शंस एक साथ होने के कारण उनकी स्क्रीन का वह हिस्सा खराब हो रहा है। इस कारण हमें उसकी ऊपरी परत को हटाना पड़ी और हमने उस जगह पर अच्छे से पट्टी कर दी है। सर पर और शरीर पर भी काफी जख्म मौजूद थे जिन्हें अच्छे से ठीक कर दिया गया है, लेकिन काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाने के कारण वो अभी बेहोश हैं और ये कहना मुश्किल है कि उन्हें कब तक होश आएगा। वहीं मिस्टर शौर्य प्रधान कोमा में जा चुके हैं और शौर्य की हालत सुनकर घर के सभी लोग टूट गए। सुहासिनी जी दोबारा बेहोश हो गई और उन्हें भी एक रूम में ले जाया गया। 2 दिन तक इसी तरह रहने के बाद समय ने सबको संभालने का फैसला किया और उनके एक दूसरे विला में सभी लोगों को शिफ्ट करवा दिया। सुहासिनी जी पूरा समय शौर्य और सनम के पास ही रहा करती थी। उन्होंने डॉक्टर से जिद कर उन दोनों को एक ही वार्ड में रखवा दिया था, जिस कारण वो उन दोनों के पास रख सकती थी। क्योंकि सृष्टि के मिसकैरेज को सिर्फ 2 दिन हुए थे और उसे काफी चोटें भी आई थी, इसलिए उसे घर पर आराम करने के लिए छोड़ दिया गया था। तीसरे दिन सनम होश में आ चुकी थी और सुहासिनी जी उसे धीरे धीरे खाना खिला रही थी। वही सनम की पूरी नजर शौर्य पर बनी हुई थी क्योंकि वो अभी भी बेजान सा लेटा था। उसका शरीर काफी पतला हो गया था और हॉस्पिटल ड्रेस में वो और भी ज्यादा दयनीय दिख रहा था और उसे इस हालत में देखकर सनम पल पल टूटती जा रही थी। खाना खिला देने के बाद वहां सुहासिनी जी उसे आराम करने का कहकर वहां से चली गई क्योंकि आज वो घर नहीं गई थी, इसलिए वो फ्रेश होकर आना चाहती थी। इस समय कमरे में शौर्य के अलावा कोई नहीं था। सनम धीरे से अपने पेट पर हाथ रखते हुए उठकर बैठी और धीमे कदमों से शौर्य के पास चली गई। सनम ने शौर्य के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, आप क्यों आए वहां? हमने कहा था ना, हमें मर जाने दीजिए, हम आपको खुद के कारण तकलीफ में नहीं देख सकते। देखिए अब आपके साथ क्या हो गया है। प्रधान जी प्लीज उठ जाए, हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। हम जिंदा रहते हुए भी पल पल मर रहे हैं सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए। हमें इस तरह मत मारिए, प्रधान जी प्लीज उठ जाए, आपकी सनम आपको कह रही है उठ जाए। ये कहते हुए सनम की आंखों से बहते हुए आंसू लगातार शौर्य के चेहरे पर गिर रहे थे, जो उसकी आंखों से मिलकर उसकी आंखों के कोनों से बहने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के आंसू मिलाकर एक दूसरे का दर्द बयां कर रहे हो।
सनम अपने हाथ की पकड़ हल्की सी मजबूत करते हुए सनम को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे शिद्दत से चूमने लगा। सनम भी ना जाने कितने ही पलों से एहसासों के लिए तड़प रही थी और उसने भी अपने दोनों हाथ शौर्य के चेहरे पर रख उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों की प्यार भरी किस के साथ उन दोनों की आंखों से नमकीन और कड़वे आंसू बहने लगे जो कि उनके दर्द को बयां कर रहे थे। काफी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद वो दोनों उस बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में लेट गए। वो एक वीवीआईपी रूम था जिस पर मौजूद बेड भी काफी बड़े बड़े थे, इसलिए वो दोनों आराम से एक बेड पर आ गए थे। शौर्य ने सनम के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम्हें पहले से चांदनी के बारे में पता चल गया था? सनम ने कहा, नहीं, हमने जब उनका घूंघट उठाया हमें तभी इस बारे में पता चला और तब हमें एहसास हुआ कि वो तो हमेशा से ही गलत थी, पर हमने अपनी बहन होने के दावे के साथ उनके हर झूठा पर पर्दा डाला और ये सोचते रहे कि शायद ये उनका बचपन है और लड़कपन है क्योंकि उन्हें कभी किसी का प्यार नहीं मिला, पर हम गलत थे। देखिए, हमारी लापरवाही के कारण आज सभी लोग लगभग बर्बाद हो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ दूसरों की मौत चाहिए होती है, वो किसी को खुश नहीं देख सकते। सनम ने कहा, लेकिन इन सब में हमारा क्या दोष था प्रधान जी, हम तो सिर्फ उन्हें खुश देखना चाहते थे, वो तो हमारी बहन। शौर्य ने अचानक ही कहा, वो तुम्हारी बहन नहीं थी। ये सुनकर सनम हैरान हो गई और शौर्य के चेहरे को देखने लगी। शौर्य ने उसकी माथे को सहलाया और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, मेरी जान, लोग तुम्हें बहुत जल्दी बेवकूफ बना देते हैं। कहने को तुम सनम शौर्य प्रधान हो, एक शेरनी हो जिसके पंजे जैसे कोई नहीं बच सकता, लेकिन रिश्तों के मामले में तुम बहुत ज्यादा नाजुक हो, एक कांच की गुड़िया की तरह। सनम ने चिढ़कर कहा, क्या आप हमें सीधे सीधे बेवकूफ कह रहे हैं? शौर्य ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बेवकूफ कह रहा हूं। सनम ने घूर कर शौर्य को देखा और कहा, एक बार ठीक हो जाए फिर हम आपको बताते बेवकूफ क्या होता है। शौर्य ने कहा, क्यों अभी नहीं बता सकती? ये कहते हुए शौर्य का हाथ सनम के हॉस्पिटल ड्रेस के टॉप के अंदर चलने लगा और उसके ठंडा हाथों की छुअन अपनी कमर पर महसूस कर सनम सिहर उठी। उसने शौर्य की आंखों में देखकर शर्मीले अंदाज में कहा, प्रधान जी छोड़िए हमें। शौर्य ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत करते हुए कहा, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, मैंने तो तुम्हें प्यार करने के लिए पकड़ा है। ये कहते ही वो दोबारा उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी सनम ने उसके होठों पर अपना एक हाथ रखा और कहा, पहले हमें बताइए कि आपको कैसे पता चला कि चांदनी हमारी बहन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया था क्योंकि मुझे पहले से शक था कि वो शायद तुम्हारी बहन नहीं है। उसका रूप, रंग, स्वभाव सब तुमसे और सृष्टि से बहुत अलग है, इसलिए मैंने ये किया और ये भी पता करवाया कि तो जो तुमने पहले टेस्ट करवाए थे वो झूठ क्यों निकले। असल में उन सभी को चांदनी नहीं छोटा बनवाया था क्योंकि उसे पहले से पता था कि तुम डीएनए टेस्ट करवाने वाली हो। असल में वो मुकेश की मिस्ट्रेस थी। ये सुनकर तो सनम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा, क्या सच में चांदनी जिस मुकेश को अपना भाई कहती थी उसका छी छी छी। सनम इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर शौर्य को दोबारा हंसी आ गई और सनम उसे इस तरह हंसते देखती ही गई। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नज़र अंदर आई। शौर्य को जगा हुआ देखकर पहले तो वो हैरान हुई, पर उन दोनों की पोजीशन देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। शौर्य ने नस को देखा और अपनी सख्त आवाज में कहा, क्या तुम अंदर आने के पहले नोक नहीं करती हो? क्या तुम में मेनज नहीं है? नज ये सुनकर हड़बड़ा आ गई और उसने बाहर जाते हुए कहा, सॉरी, माफ कर दीजिए, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर कर वहां से भाग गई और उसकी बात सुनकर सनम का चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। उसने कहा, आपने इस तरह की हरकत क्यों की? वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? शौर्य ने सनम के चेहरे को अपनी तरफ करके कहा, यही कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, वो भी बेइंतहा। ये कहकर उसने दोबारा सनम के होठों को चूम लिया और इस बार प्यार से नहीं बल्कि पैशन और जुनून से। दोपहर के समय सभी घड़ी वाले अस्पताल में मौजूद थे और एक डॉक्टर सॉरी को चेक कर रहा था। डॉक्टर ने सभी की तरफ देखकर कहा, कंग्रेचुलेशन में तो शौर्य प्रधान पूरी तरह ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और अब मिसेस प्रधान की तबीयत भी काफी हद तक सुधर चुकी है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन हर 3 दिन में आपको इनकी पट्टी बदलवानी यहाँ आना होगा क्योंकि इनका घाव काफी ज्यादा खुला हुआ है और उनके शरीर के मांस पर चमड़ी आने में काफी वक्त लगेगा। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर शौर्य का चेहरा उदास हो गया और उसे वो मंजर याद आ गया जब उसने बेरहमी से सनम के शरीर के उस टुकड़े को काट डाला था। ये याद करते ही उसकी आंखें नम हो गई और उसने अपना चेहरा फेर लिया। सनम उसके एहसास को समझ गई थी, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में कुछ कर नहीं सकती थी। सुहासिनी जी ने कहा, चलो अब हमारे दोनों बच्चे घर चलेंगे। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उन दोनों को चिढ़ाने को कह पाती, शौर्य ने अचानक से कहा, नहीं, मैं घर नहीं चल रहा हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और शौर्य को देखने लगे। सनम ने अचानक ही कहा, क्यों, हम घर क्यों नहीं जाएंगे? शौर्य ने सनम की तरफ देखकर कठोरता से कहा, हम हमारे घर जाएंगे, अब से तुम और मैं साथ रहेंगे। जब भी तुम्हें सभी लोगों से मिलना होगा मैं तुम्हें मिलाने ले चलूंगा या फिर वो तुमसे मिलने हमारे घर आएंगे, लेकिन अब हम अलग रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य की आवाज में साफ सख्ती सुनाई दे रही थी और उसकी इस बात को सुनकर सनम हैरानी से सिर्फ उसे देखते रह गई। सुहासिनी जी ने कहा, लेकिन बेटा इस समय तुम्हारा अलग रहना। शौर्य ने कहा, माँ मैं समझता हूँ कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन आपको भी समझना होगा कि मैं इस समय अकेला रहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सनम के साथ। ये कहकर उसने सनम का हाथ पकड़ लिया। सभी लोग उसकी हालत समझ रहे थे। उन लोग जब से शादी हुई थी वो एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाए थे। हर बार कोई ना कोई मुसीबत उन्हें अलग कर देती थी। लेकिन इस बार शौर्य ने फैसला किया था कि वो अपने इन खास पलों को पूरी तरह जिएगा। हालांकि वो अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी ये जरूरी था। शाम के समय एक कार एक बड़े से मेंशन के बाहर रुकी। वो मेंशन बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मरून और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में बना वो मेंशन बहुत यूनिक था, जिसके बाहर एक शेर बना था और शेर के मुंह से पानी बहते हुए एक सुंदर सा पोर्ट में जा रहा था, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और उसके आसपास मूर्तियां लगी हुई थी। बड़े से गार्डन के आजू बाजू घास की परत उसे खूबसूरत बना रही थी और वहां लगी लाइटिंग से वो जगह जगमगा रही थी। सनम, जो शौर्य से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो उसे सबसे दूर ले आया था, इस नज़ारे को देखकर उसमें खो सी गई और आसपास देखती रह गई। हालांकि उसे चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो चल पा रही थी। वही शौर्य उसके कदमों से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यही तो वो चाहता था। थोड़ी ही देर बाद वो लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल भी काफी ज्यादा खुशनुमा था। जगह जगह सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। नेचर से मौजूद हर एक चीज घर में थी। बीच में लगा सुंदर सा झूमर, जमीन पर रखे हुए लकड़ी के सोफे और उसी के साथ रखा एक बड़ा सा टेबल जिस पर वास रखा था और विश्वास में कई तरह के गुलाब के फूलों को एक साथ सजाया गया था। वह काफी मनमोहक दृश्य था। 2 मंजिला वह विला हर तरह से खूबसूरती की एक मिसाल था और उसे देखकर सनम खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रही थी। उसने पीछे मुड़कर अचानक चहकते हुए कहा, प्रधान जी, ये हमारा घर है। शौर्य ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, ये हमारा घर है, तुम्हारा और मेरा। उसकी पूरी बात सुनने के बाद सनम का दोबारा मुंह बन गया। उसने कहा, हमें आपसे बात नहीं करनी है, आप हमें जबरदस्ती आपके साथ ले आए हैं। अगर माँ ने जिद नहीं की होती तो हम आपके साथ आते ही नहीं। आपने बहुत बुरा किया, आप हमें सबसे दूर ले आए। ये कहते हुए उसका चेहरा हर बीतते पल के साथ छोटा होते जा रहा था और उसके छोटे से चेहरे को देखकर शौर्य खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। उसने सनम के दोनों गाल अपने एक हाथ में रखे, जिससे उसके होंठ ओ शॉप में बन चुके थे। उसने उन्हें अपने होठों के बीच पकड़ा और उसे किस करने लगा। सनम, जो इस समय शौर्य से और झगड़ा करना चाहती थी, उसके इस एक्शन से हैरान हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रह गई। क्या वो थोड़ी देर पहले झगड़ा नहीं कर रहे थे? फिर अचानक से उनका झगड़ा इस इंटेंस किस में कैसे बदल गया? काफी देर तक सनम के होठों को चूमने के बाद शौर्य उससे अलग हुआ और उसने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, भाग जाओ, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कोई शरारत कर दी। शौर्य की बात सुनकर सनम ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो रहा था और होंठ भी हल्के से कांप रहे थे, क्योंकि उसने काफी ज्यादा जोर से स्मूच किया था। वो मुड़ी और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई, जो कि नीचे ही मौजूद था, क्योंकि इस समय सनम को सीढ़ियां चढ़ने के लिए मना किया गया था। सनम को ऊपर जाता देख शौर्य मुस्कुराया और उसने किसी को कॉल लगाया, जिसके बाद कई सारे नौकरों की लाइन वहां खड़ी हो गई। एक बटलर जिसका नाम रामू था, शौर्य ने उससे कहा, मैडम को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, हमेशा 2 मेड उनके आसपास होनी चाहिए। इस समय वो कमजोर है, उसे हर थोड़ी देर में किसी की मदद की जरूरत होती है, इसलिए कोई भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्हें हेल्दी फूड खाना है, इसलिए जाकर उनके लिए फूड प्रिपेयर करो।
ये कहकर शौर्य भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही अचानक से शौर्य को अपने सामने देख सनम भी हड़बड़ा गई। उसे लगा नहीं था कि शौर्य अचानक से अंदर आ जाएगा। उन दोनों की आंखें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी, लेकिन शौर्य की आंखें धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही थी, जिसे महसूस कर सनम शर्म के मारे डूबी जा रही थी। वो इतनी हैरान थी कि वो खुद को छुपाना तक भूल गई थी। शौर्य ने अपना एक पैर पीछे कर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वो कैसे किसी और को अपनी पत्नी को एक हालत में देखने दे सकता था जिस हालत में देखने का हक सिर्फ उसे था। शौर्य धीमे कदमों से सनम की तरफ बढ़ने लगा। वही सनम धीरे धीरे पीछे जाने लगी। सनम कमरे में आकर अपने कपड़े बदल रही थी, क्योंकि इस समय उसने एक साड़ी पहनी हुई थी जिसमें उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसलिए उसने अपने पल्लू को हटाकर अपना ब्लाउज भी हटा दिया था, जिस कारण उसकी बॉडी पूरी तरह बेलिबास थी और उसकी दूध जैसी गोरी स्किन इस समय शौर्य की आंखों को ललचा रही थी कि वो उसे छुए और चूमे। शौर्य इस समय सनम के बिल्कुल करीब खड़ा था, जिस कारण सनम को उसके शरीर से आती भीनी भीनी नहीं खुशबू साफ महसूस हो रही थी। सनम ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब उसके सामने ऐसा कोई पर्दा नहीं था जिससे वो खुद को छुपा सके, क्योंकि शौर्य ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ दीवार से लगा दिया था। सनम ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, प्रधान जी छोड़िए, हमें शर्म आ रही है। शौर्य ने अपने तपते हुए होंठ सनम के खुले हुए सीने पर रखे और उसी जगह पर अपने होठों से फुसफुसाते हुए कहा, क्यों, क्या हमारे बीच अभी भी कोई पर्दा रह गया है? क्या तुम मुझे नहीं जानती, या फिर मैं तुम्हें नहीं जानता, या फिर हमारे एहसास एक दूसरे से अलग है? बोलो सनम। शौर्य की बातें सुनने के बाद सनम के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे, या ये कहा जाए कि शौर्य की होठों की छुआन जो उसके शरीर पर हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी, वो उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी और सिर्फ उसकी सांस को गहरा करते जा रही थी। शौर्य के होंठ जब जब सनम के ऊपरी शरीर के हिस्सों पर घूम रहे थे, सनम की सिसकियां छूट रही थी और वो अपनी बंद आंखों के साथ अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बेचैनी को देखकर शौर्य ने धीरे से उसके हाथ छोड़े और उसकी कमर को अपने हाथों में लपेट दोबारा उसे वही किस करने लगा जहां वो पहले कर रहा था। हाथों के आजाद होते ही सनम ने अपने दोनों हाथों से शौर्य के बाल पकड़ लिए। कभी वो उन्हें खींचती तो कभी सहलाती और सिसकियां लेती, जो शौर्य को उसे बाइट करने पर मजबूर कर रही थी। शौर्य के होंठ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। अब उसके होंठ सनम की टमी एरिया पर घूम रहे थे। शौर्य ने उसकी कमर के हिस्से को हल्के से अपने होठों से काटा और फिर उस हिस्से को अपने होठों में भरसक करने लगा, और इस एहसास से तो सनम की धड़कन ही तेज हो गई और उसके होठों से शौर्य का नाम गूंज उठा। सनम ने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, प्रधान जी। सनम ने जैसे ही ये कहा, शौर्य से अब और सब्र ना हो पाया और वो जल्दी से ऊपर उठकर उसके होठों पर किस करने लगा। सनम का चेहरा शौर्य के दोनों हाथों के बीच फंसा था और वो काफी ज्यादा वाइल्डली उसे किस कर रहा था, जिस कारण सनम को अपनी सांस संभालने का मौका तक नहीं मिल रहा था। शौर्य लगातार उसके होठों पर अपना कहर बरसा रहा था और उसका एक हाथ सनम की गर्दन के निचले हिस्से पर घूम रहा था। कभी वो उस हिस्से को मसलता था तो कभी प्रेस कर देता तो कभी नोच लेता, और उसकी इन्हीं हरकतों से सनम की सिसकियां और बढ़ती जा रही थी और उसके हाथ शौर्य की पीठ पर नाखूनों से निशाना बनते जा रहे थे, जिससे शौर्य को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपने हाथों में गलेपन और खून को महसूस कर सनम जरूर रुक गई थी। जब शौर्य को लगा कि सनम को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी तो वो उसके होठों से अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। सनम के होंठ सूजकर फूल गए थे और वो अभी भी गहरी गहरी सांस भर रही थी और उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो रहा था। शौर्य धीरे से सनम से अलग हुआ और अलमीरा से हल्के कपड़े लाकर से पहनाने लगा। उसने अब कोई भी शरारत नहीं की थी, वही सनम की नजर शौर्य पर ही बनी हुई थी। वो उसकी हर एक हरकत को देख रही थी और उसी के साथ उसके होठों पर मुस्कान बढ़ती जा रही थी। जब शौर्य ने उसके टॉप का आखिरी बटन लगा दिया, तब सनम ने अपने दोनों हाथ शौर्य के गले में लपेटे और कहा, प्रधान जी, हमें भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरा और कहा, क्यों, अब तक तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई? लगता है मुझे उसे पूरी तरह मिटाना ही पड़ेगा। ये सुनकर सनम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शौर्य को पंच मारते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा बेशर्म बनते जा रहे हैं प्रधान जी, हम आपसे बात नहीं करेंगे। शौर्य हंसा। उसने कहा, तो मैं तुमसे बात करने को कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि हम कुछ और करते हैं जिसमें बातों की नहीं सांसों की जरूरत होगी, वो भी गहरी गहरी। सनम ने जल्दी से शौर्य के होठों पर हाथ रखा और कहा, अगर आपने अभी भी हमसे इस तरह की कोई बात की तो हम सच में दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे और आप हमें रोक नहीं पाएंगे। सॉरी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए जैसे वो सरेंडर कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक मेड ने जाकर उनके कमरे का दरवाजा खटखटा, जिसके बाद शौर्य सनम को अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग हॉल की तरफ ले गया।
उसने सनम को उसकी चेयर पर बिठाया और अपने हाथों से खाना खिलाने लगा और खुद ही खाने लगा। उसके ऐसे केयरिंग भरे नेचर को देखकर सनम की आंखों में लगभग पानी आ गया था। शौर्य ने जब उसकी आंखों में नमी देखी तो उसने जल्दी से सनम का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, जान क्या हुआ, क्या तुम्हें मिर्ची लग गई? ये कहकर उसने अपनी तेज आवाज में शेफ को बुलाया और उस पर चिल्लाने लगा कि उसने खाना तीखा कर दिया है। वही शेफ चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, जबकि उसने तो खाने में मिर्च डाली ही नहीं थी क्योंकि उसे सादा खाना बनाने को कहा गया था। शौर्य ने जल्दी से उसे कोई स्वीट डिश लाने को कहा। यह सुनकर शेफ भाग गया और जल्दी से खीर लेकर आया। शौर्य ने सनम को खीर खिलाई और कहा, अब ठीक है। सनम ने शौर्य के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, प्रधान जी हम बीमार नहीं हैं, हमें सिर्फ चोट लगी है। शौर्य ने कहा, मुंह तोड़ दूंगा अगर इस तरह की बात दोबारा की तो। ये सुनकर सनम हंस पड़ी और उसने जल्दी से शौर्य के गाल खींचते हुए कहा, आप सच में बहुत क्यूट है। ये सुनकर शौर्य के गाल थोड़े लाल हो गए और आसपास काम कर रहे नौकर ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि वह सालों से इस विला की देखभाल कर रहे थे पर उन्होंने कभी भी शौर्य प्रधान को इस तरह बिहेव करते नहीं देखा था। उन्होंने जब भी शौर्य प्रधान को देखा था वो हमेशा गुस्से में रहा करता था, लेकिन इस समय वो एक अलग इंसान नजर आ रहा था जिस कारण उनकी इज्जत अपनी मैं के लिए बढ़ती जा रही थी कि चलो कोई तो इंसान है जो शौर्य प्रधान को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सनम वो इंसान है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। खाना खा लेने के बाद शौर्य और सनम कमरे में आ गए और सनम दवाई लेकर सो गई। वही शौर्य अपने लैपटॉप में अपना काम करने लगा क्योंकि उसे जल्दी अपने बिजनेस को वापस स्टेबल करना था क्योंकि मौत के पहले चांदनी ने उससे जो पेपर्स पर साइन करवाया था उसे वो उसके काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के पेपर से जो उसने अपने ही राइवल कंपनी को दे दिए थे अपनी मर्जी से, इसलिए अब उसके पास बहुत कम प्रोजेक्ट बचे थे। लेकिन वो ये बात सनम को नहीं बता सकता था, इसलिए वो चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे रहा था। इधर दूसरी तरफ एक दूसरे विला में पूरा प्रधान परिवार मौजूद था। सुहासिनी जी ने उदास होकर कहा, हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे? समय ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मां चिंता मत कीजिए, भाई भाभी ठीक होंगे, वैसे भी सच में उन्हें इस समय अकेले रहने की जरूरत है। सुहासिनी जी ने कहा, बेटा तुम्हें भी सृष्टि पर ध्यान देना चाहिए, इस समय उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। सृष्टि का नाम सुनकर समय उदास हो गया था और अपने कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी आंखों के सामने जो सबसे पहले आया वो था अंधेरा, घोर अंधेरा और बिस्तर पर बैठी सृष्टि जिसकी सिर्फ परछाई नजर आ रही थी, ना कि चेहरा। गुमसुम सी बैठी वो आसमान में दिख रहे चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे पर उसके चेहरे की उदासी बता रही थी कि उसका दिल कितना रो रहा है। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और दूसरे हाथ से उसने अपना चेहरा थामा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर समय जैसे कांप सा उठा। वो धीमे कदमों से सृष्टि की तरफ बढ़ा। हालांकि सृष्टि ने भी महसूस कर लिया था कि समय वहां आया है, लेकिन उसने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। समय धीरे से बिस्तर पर बैठा और उसने सृष्टि का सर उसके हाथों से हटा अपने कंधे पर रख लिया और उसके बालों को अपने एक हाथ से सहलाने लगा। सृष्टि ने भी अपनी आंखें को बंद करते हुए धीरे से कहा, हमारा बच्चा समय। बात उसने जिस तरह कही थी समय की आंखों से भी आंसू बह उठे थे। समय ने सृष्टि को गले लगाया और कहा, सृष्टि सब ठीक हो जाएगा। सृष्टि ने भी समय को जोर से गले लगाते हुए कहा, लेकिन कब ठीक होगा समय, हमारा बच्चा, हमने उसे खो दिया। समय क्यों, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? समय मैं कितनी खुश थी। ये कहते हुए सृष्टि की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और समय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ पल सृष्टि को रोने देने के बाद समय ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके होठों पर अपने होंठ टिका दिए और उसे किस करने लगा। सृष्टि भी काफी इमोशनल हो चुकी थी। उसने भी समय का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे किस करने लगी। इस किस में सिर्फ और सिर्फ उनके दर्द भरे इमोशन थे जो कि उन्होंने अपने बच्चों को खोने पर महसूस किए थे। अगले दिन सुबह के समय शौर्य का घर, शौर्य अभी अभी नहाकर बाहर आया था और उसकी नज़र सनम पर थी जो अभी बिस्तर पर लेटी आराम से सो रही थी। शायद ये दवाइयों का असर था या शौर्य की शरारतों का जो उसकी नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शौर्य अपने बालों को पोंछते हुए सनम की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर हाथ रख उसे जगाने लगा। शौर्य ने कहा, सनम उठो, देखो सुबह हो गई है। सनम मुड़ी और अपना चेहरा दूसरी तरफ सो गई। शौर्य ने दूसरी तरफ से जाकर दोबारा उसे उठाने की कोशिश की पर हमने इस बार फिर करवट ले ली। ये देखकर शौर्य की आंखों सिमट गई। उसने अचानक की अपना वो टॉवल जमीन पर फेंका और कुछ ऐसा किया जिससे सनम की सांसें अगले ही पल खुल गई।
सनम ने अपनी नजरें झुकाकर शौर्य की तरफ देखा, जिसके होंठ उसकी गर्दन के निचले हिस्से पर मौजूद थे और वो उसे वहां बाइट कर रहा था और धीरे धीरे सक कर रहा था। उसका एक सनम के शरीर के निचले हिस्से पर घूम रहा था, जिससे सनम के लगभग रोंगटे ही खड़े हो गए थे और वो पूरी तरह से जाग गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा तो क्या अचानक से उसके साथ क्या हुआ, और तभी शौर्य ने ऊपर उठकर सनम की खुली आंखों को देखा और बिना किसी वार्निंग के उसके होठों पर टूट पड़ा। वो वाइल्डली उसे किस कर रहा था। कभी वो उसके निचले होठों को बाइट करता तो कभी ऊपर के होठों को सक करने लगता तो कभी उसकी दोनों होठ अपने मुंह में भरकर उन्हें लगभग खाने लगता। इन सभी चीजों से सनम धीरे धीरे मदहोश और परेशान दोनों होने लगी थी। जब शौर्य को लगा कि अब सनम को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी तो वो जल्दी से उसके होठों से अलग हुआ और उसके नाइट ड्रेस के अंदर हाथ डाल उसके शरीर को सहलाने लगा। सनम ने शौर्य को खुद से दूर धकेला और बिस्तर से उठाते हुए अपनी गहरी सांसों के साथ कहा, मैं नहाने जा रही हूँ। ये कहकर वो एक पल भी शौर्य के सामने ना रुकी और बाथरूम की तरफ भाग गई। उसे इस तरह जाता देख शौर्य को हंसी आ गई और वो बिस्तर पर गिर जोर जोर से हंसने लगा। वही सनम बाथरूम में खड़ी होकर गुस्से से एक दरवाजे को घूर रही थी, क्योंकि उसे शौर्य की हंसने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सनम ने खुद से कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया प्रधान जी, आपको हमें इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए, इसका बदला तो हम लेकर रहूंगी। ये कहते हुए उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आती। शौर्य कपड़े बदलकर नीचे जा चुका था। सनम ने भी कमरे के अंदर जाकर एक पीले रंग का प्लाजो सूट पहना और बाहर चली गई। डाइनिंग हॉल की तरफ आती छन छन की आवाज सुनकर शौर्य पीछे मुड़ा और सनम को देखता रह गया। पीले रंग का प्लाजो सूट जिसके ऊपर काले धागे से कढ़ाई की गई थी और काले रंग के दुपट्टे के साथ सनम केहरधा रही थी। उसके हाथों में कई सारी चूड़ियों के साथ, गले में एक चोकर सेट और कानों में छोटी छोटी ईयरिंग के साथ उसके माथे पर मौजूद लाल बिंदी और मांग में मौजूद हल्का सा लाल सिंदूर उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहा था और शौर्य उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। प्लाजो सूट के टॉप का आधा हिस्सा ट्रांसपेरेंट था, जिससे उसकी पतली कमर को हल्का सा देखा जा सकता था, जिसे देखकर शौर्य के हाथों उसे छूने के लिए मचलने लगे थे। उसने खुद को किसी तरह कंट्रोल किया और अपनी जगह बैठ गया। सनम शौर्य के सामने बैठी और उसने कहा, आप बहुत बुरे प्रधान जी, आप हमें बहुत परेशान करते हैं। शौर्य ने अपना ब्रेकफास्ट खाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कब परेशान किया? ये सुनकर सनम ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो चुप हो गई और आसपास मौजूद मैड्स को देखने देगी, जो कि अपना अपना काम कर रही थी और कुछ उनके लिए एक के बाद एक डिशेज किचन चल रही थी। सनम का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था। वो इस बात की शौर्य से शिकायत भी नहीं कर सकती थी, यह सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सनम ने कहा, हम भाई से मिलने जा रहे हैं। शौर्य ने कहा, पॉसिबल नहीं है, वो लोग विजयनगर में है। सनम ने कहा, तो हम विजयनगर चले जाएंगे। शौर्य ने कहा, यह भी पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। सनम ने कहा, हम प्लेन से चले जाएंगे। शौर्य ने कहा, यह भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लेन अभी खराब है। उसके इतने सारे ना को सुनकर सनम चिढ़ गई। उसने कहा, तो फिर हम दिन भर क्या करेंगे? शौर्य ने कहा, आराम, तुम यहां आराम करो नी। सनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, इसलिए वो चुप ही रही। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद शौर्य ने सनम के माथे पर किस किया और जल्दी आने का कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। शौर्य के जाने के बाद सनम के पास कुछ काम नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे में बैठी लैपटॉप में मूवी देखने लगी और थोड़ी देर बाद सारिका से वीडियो चैट पर बात करने लगी, जहां उसके दोनों बच्चों को भी देख रहे थे। इधर जब शौर्य कंपनी पहुंचा तो सभी लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि शौर्य काफी दिनों बाद कंपनी आया था और जब से वो आया था हर किसी का दिल उनके मुंह को आ चुका था। शौर्य के ना होने पर वो लोग ज्यादा काम पर ध्यान नहीं देते थे, या फिर ये कहा जाए कि वो कोई काम ही नहीं करते थे, पर शौर्य के होने पर उन्हें हर एक चीज को डिटेल और पॉइंट्स में लिखना पड़ता था, क्योंकि शौर्य को गलतियों बर्दाश्त नहीं थी। इधर शौर्य अपने केबिन में बैठा कुछ फाइल्स को पढ़ रहा था। उसके सामने मिलन खड़ा था। शौर्य ने बिना सर ऊपर उठाए कहा, गोवा वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? मिलन ने कहा, क्रिस्टल कंपनी के सीईओ आपसे मिलने आने वाले हैं। शौर्य ने कहा, ठीक है, अगले हफ्ते की डेट में दे दो। मिलन ने कहा, सर उन्होंने अपने इंडिया आने की खुशी में यहाँ एक पार्टी रखी है, क्या आप वहां जाने वाले हैं? शौर्य ने कहा, नहीं। मिलन ने कहा, सर आपको वहां जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शौर्य ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं।
ये कहकर वो वापस अपना काम करने लगा। काम करते हुए दोबारा शौर्य के दिमाग में सनम के ख्याल घूमने लगे और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। शौर्य ने सोचा कि सनम क्या कर रही होगी, ये सोचकर उसने उसे कॉल लगा दिया। दोपहर का समय था, सनम अभी भी अपने लैपटॉप में मूवी देख रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। सनम ने फोन की तरफ देखा और अगले ही पर फोन काट दिया। ये देखकर शौर्य ने घर कर अपने फोन को देखा और दोबारा नंबर डायल किया। सनम ने दोबारा फोन काट दिया। ऐसा लगभग 20 बार होता रहा। आखिर में शौर्य फोन करना ही बंद कर दिया। शौर्य का फोन न आने से सनम को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसने अपना फोन हाथ में लिया और सोचने लगी क्या उसे शौर्य को फोन लगाना चाहिए या नहीं। वो सब सो रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा धमकी आवाज के साथ खुला और शौर्य से अंदर आया। सॉरी ने सनम का फोन अपने हाथ में लिया और अगले ही पल सनम का फोन जमीन पर टुकड़ों में बिखरा पड़ा था और सनम हैरानी से उसे देख रही थी। शौर्य ने कहा, जब तुम फोन नहीं उठा सकती तो फोन रखने का फायदा क्या, इससे अच्छा तो ये यहाँ कचरे में ही पड़ा रहे। सनम ने शौर्य को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था, या यूं कहा जाए उसने शौर्य का गुस्सा देखा ही नहीं था, पर आज जब वो उसके गुस्से को देख रही थी तो उसे सच में थोड़ा सा डर लग रहा था। सनम ने हकलाते हुए कहा, प्रधान जी आपको क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। शौर्य आगे बढ़ा और उसने अचानक ही सनम का गला पकड़ लिया, जिससे सनम को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो खुद को शौर्य से पकड़ उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शौर्य ने कहा, तो तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या मेरा कॉल तुम्हारे लिए मायने नहीं देता? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं? सनम ने जल्दी से शौर्य को खुद से दूर धकेला और कहा, प्रधान जी आप अभी अपने होश में नहीं है। शौर्य ने कहा, और क्या तुम होश में नहीं थी जो तुमने मेरा फोन नहीं उठाया? 20 मिस कॉल क्या कम होते हैं? क्या तुम जानती हो मेरी जान निकल गई थी जब तुमने मेरे फोन नहीं उठाया। ये कहते हुए शौर्य की आवाज नम पड़ने लगी थी और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। शौर्य ने वही बिस्तर पर बैठकर अपना सर झुकाया और कहा, तुम्हें कई बार खो चुका हूं और अब मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें दोबारा खोने की। तुम समझती क्यों नहीं हो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। उद्धरण चिन्ह। शौर्य को इस तरह इमोशनल होता देखा सनम समझ गई थी कि सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जल्दी से शौर्य के पास गई और उसने जमीन पर बैठकर अपना सिर शौर्य के पैरों पर रख दिया और कहा, हमें माफ कर दीजिए प्रधान जी, हमें नहीं पता था कि हमारा मजाक आपको इतना बुरा लगेगा। शौर्य ने कहा, सनम तुम्हारे लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए ये सब मजाक नहीं है। मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी हो और जिंदगी किसी के लिए भी मजाक नहीं होती है। सनम की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो आंसू बहते हुए शौर्य के पैरों को गिला कर रहे थे। शौर्य जमीन पर बैठा और उसने सनम का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करके कहा, बिल्कुल मत रोना, तुम जानती हो ना मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते हैं। जब भी तुम रोती हो तो मेरा दिल भी रोता है। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये कहते हुए शौर्य ने अपने होंठ सनम के होठों पर टिका दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। सनम ने भी अपने दोनों हाथ शौर्य के बालों में फंसाए और उसे अपनी तरफ पुश करते हुए उस किस में उसका साथ देने लगी। एक लोग और पेशनेट किस के बाद जब वो दोनों अलग हुए तो उन दोनों का ही चेहरा लाल हो रहा था। शौर्य ने सनम के माथे पर हाथ फिरते हुए कहा, बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया ना मैंने? सनम ने कहा, बिल्कुल नहीं, गलती तो हमारी ही थी। अच्छा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर जाएंगे। सनम ने कहा, लेकिन इस समय? शौर्य ने समय देखा, लगभग 4 बजे बजने वाले थे। शौर्य ने कहा, हाँ ठीक है, हम अभी बाहर जाएंगे। ये सुनकर सनम मुस्कुराई और वहां से चली गई। सनम के जाने के बाद शौर्य के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने खुद से कहा, आखिर मुझे हुआ क्या था? मैं आखिर कैसे सनम पर गुस्सा कर सकता हूँ? ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना होकर कोई और हूँ, और वो आवाज जो मुझे बार बार सनम पर गुस्सा करने को कह रही थी, वो सब क्या था? ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? इन सभी बातों को कहते हुए शौर्य के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। थोड़ी ही देर बाद सनम एक रेड कलर की नेट की साड़ी पहनकर बाहर आई, जिसके साथ उसने ब्लैक कलर का सीक्वेंस ब्लाउज था। अपने लंबे बालों को खुला छोड़ सनम ने अपनी आंखों में काजल लगाया था और माथे पर लाल बिंदी के साथ होठों पर लाल लिपस्टिक। इस समय वो सच में किसी अप्सरा से काम नहीं दिखाई दे रही थी। शौर्य ने सनम की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, तुम तो कत्ल करके मनोगी मेरा। ये सुनकर सनम शर्मा उठी। शौर्य ने कहा, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ से बाहर ना ले जाकर इस साड़ी को तुम्हारे बदन से हटकर तुम्हें सिर्फ प्यार करता रहूं। सनम ने कहा, कितने बेशर्म हो रहे हैं आप, चलिए यहाँ से। ये कहकर वो बाहर की तरफ चली गई और शौर्य उसके शर्माते हुए चेहरे को याद कर क्लोजेट में चला गया, जिसके बाद उसने भी एक व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहन ली और अपने बालों को जेल से सेट करने के बाद वो खुद भी बिल्कुल चार्मिंग लगने लगा था, जो कि किसी को भी मारने के लिए काफी हो। जब वो दोनों बाहर निकले तो एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे।
सनम और शौर्य पार्किंग एरिया में खड़े थे जहां कई सारी लग्जरियस कार खड़ी थी। बताओ कौन सी कार में चले? सनम ने जल्दी से दूर खड़ी एक बाइक की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम उस पर चलेंगे। शौर्य ने जब बाइक को देखा और आंखें छोटी करके कहा, क्या सच में? सनम ने हाँ में सर हिला दिया, उसे सच में बाइक राइड करनी थी। शौर्य मुस्कुराया, आखिर वो अपनी प्यारी सनम की बात को कैसे इनकार कर सकता था, और उसके बाद बाइक निकालकर सनम को उस पर बैठा वादियों से बातें करते हुए वहां से निकल गया और उसके बॉडीगार्ड उसे दूर से ही फॉलो करने लगे, क्योंकि वो भले ही नॉर्मल कपल बनना नॉर्मल नहीं थी और इस बात को वो लोग भी जानते थे। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग एक पहाड़ी पर मौजूद थे। सनम ने कंफ्यूज होकर शौर्य की तरफ देखा और फिर उस पहाड़ी की तरफ जहां दूर दूर तक घने पेड़ों से घिरी हुई वो पहाड़ी सच में बहुत खूबसूरत थी। सनम तुझे से उसे जगह की खूबसूरती में खो ही गई थी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और हल्की सी पीली और लाल रोशनी उसे पूरी पहाड़ी पर फैल रही थी। सनम उस नजारे को अपनी आंखों में सामने की कोशिश कर रही थी कि तभी शौर्य ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भरा और अपना चेहरा सनम के कंधे पर टिकाते हुए कहा, सुंदर है ना? उद्धरण चिन्ह। सनम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत सुंदर है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और शौर्य की तरफ देखने लगी। उसने कहा, प्रधान जी ये कौन सी जगह है? हमने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना। शौर्य ने कहा, ये कॉटन वैली है और ये तुम्हारी जगह है। ये सुनकर सनम का मुंह खुला का खुला रह गया। सनम ने हैरानी से कहा, लेकिन इतनी बड़ी जगह आपने हमारे लिए क्यों खरीदी है? हम इसका क्या करेंगे? शौर्य ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, ये उन पेट्स और बर्ड्स के लिए शेल्टर होम में जिन्हें किसी कारण से छोड़ दिया जाता है और उनके पास कोई सहारा नहीं होता। इस एनजीओ का नाम सुनहरी सुबह है और ये तुम्हें ही देखना है। ये सुनकर सनम के होठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में आंसू आ गए। उसे जानवर बहुत पसंद है और वो कई बार शौर्य से कहा करती थी कि जानवरों की किस्मत भी कितनी बुरी होती है, अगर कोई उन्हें अपना ले तो वो खुश और अगर कोई उन्हें ठुकरा दे तो वो सिर्फ दरबदर ठोकर खाते रहते हैं। अब धीरे धीरे वहां पर लाइट जला शुरू हो गई थी। पूरी वैली में जगह जगह पर बड़े बड़े लैंप्स लगाए गए थे और उनकी पीली रोशनी उसे उजाले से भर रही थी, जिसे देखकर सनम की आंखें भी चमक उठी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर शौर्य का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके होठों पर किस करते हुए कहा, आप सच में बेस्ट है। ये कहकर वो जैसे ही दूर होने को हुई, अचानक से शौर्य ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और खुद से सटाते हुए कहा, यह तो गलत बात है, इतना छोटा रिवॉर्ड। ये कहकर उसने दोबारा सनम के होठों को जकड़ा और उन्हें बेताबी से चूम लिया। जब सनम और शौर्य अलग हुए तो सनम की सांस तेजी से चल रही थी, उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था और उसी तरह उसके होठ भी लाल हो गए थे और वो घुरकर शौर्य को देख रही थी। वही शौर्य अपने चेहरे पर एक मुस्कान जमाए सिर्फ और सिर्फ सनम को देखे जा रहा था। शौर्य ने अपनी एक आय बली करते हुए कहा, डू यू वॉन्ट वन मोर किस? ये सुनकर सनम खिंच गई। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, हमें घर जाना है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी शौर्य ने उसे कमर से पकड़कर हल्का सा हवा में ऊपर उठाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि हम अभी कहीं जा रहे हैं। ये सुनकर सनम ने शौर्य की तरफ देखा। शौर्य ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर तुम्हें सिर्फ ये वेली दिखाने लाया था? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना है। क्या तुम मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पर चलोगी? सनम जैसे जैसे शौर्य की बातें सुन रही थी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर शौर्य को देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद शौर्य इसी तरह सनम को गोद में लिए हुए उस कॉटेज की तरफ बढ़ गया जो कि उस वेली पर ही बना हुआ था। एक सुंदर सा कॉटेज जो काफी ज्यादा बड़ा और आलीशान था। उसे देखकर सनम उसे देखते ही रह गई। कोई इंसान सोच ही नहीं सकता था कि इतने घने जंगल वाली पहाड़ी पर एक घर भी हो सकता है जिसे इस तरह बनाया गया था कि दूर से लोग इसे देख ही नहीं सकते थे। अंदर कदम रखने पर सनम ने सबसे पहले जो चीज देखी वो था वहां का वुडन इंटीरियर। हर एक चीज लकड़ी की बनी थी और हर एक चीज में सादगी और सुंदरता साफ नजर आ रही थी। सनम को नीचे उतारने के बाद शौर्य ने अपने शूज उतरे। ये देखकर सनम ने भी अपनी स्लीपर उतार दी और वो दोनों नंगे पैर ही वहां बिछे कालीन पर चलने लगे। जैसे जैसे वो चल रहे थे वैसे वैसे पीछे की लाइट्स बंद होती जा रही थी और सनम सिर्फ अपनी आंखों में सामने के नजारे को समा पा रही थी। कुछ ही पल बाद वो लोग टेबल के पास पहुंचे जिसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ था और कई सारी खाने के डिशेस को सजा कर रखा गया था। वहां रख हर एक डिश सनम की पसंद की थी। बीच में बड़े से स्टैंड पर अलग अलग साइज इसकी मोमबत्ती को सेट किया गया था। वहीं आसपास भी मोमबत्तियां को जलाया गया था। ऊपर एक झूमर था जिससे हल्की पीली रोशनी उस टेबल पर गिर रही थी। इस समय वो नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि मानो वो किसी सपने में हो। सनम को इस तरह खोया हुआ देखकर शौर्य ने उसे दोबारा अपनी बाहों में भरा और कहा, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया?
सनम ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, नहीं, हमें बहुत पसंद आया, इतना कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम हंसी या रोए। शौर्य ने कहा, ना ही तुम्हें हंसने की जरूरत है और ना ही रोने की, तुम्हें जरूर सिर्फ इस खाने को खाने की है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सनम ने हारने से शौर्य को देखा और कहा, क्या आपने हमारे लिए बनाया है? शौर्य ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जब मुझे समझ आया कि तुम मुझसे नाराज हो तभी मैंने ये सारा फूड ऑफिस के कैंटीन में ही प्रिपेयर केयर किया था और इस यहाँ भिजवा दिया, कुछ देर पहले ही एक मेड इसे गर्म करके गई है। ये सुनकर कि शौर्य ने उसके लिए खाना बनाया है, सनम पहले तो हैरान हुई और फिर उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बह गई। शौर्य ने जल्दी से उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम कितना रोने होने लगी हो? सनम ने कहा, अगर आप हमें इसी तरह प्यार देते रहे तो हमारे आंसू कभी रुकेंगे ही नहीं। शौर्य ने कहा, अगर तुम्हारे ये आंसू इसी तरह बहते रहे तो मैं ये सब करना छोड़ दूंगा। सुनकर सनम ने जल्दी से ना में सर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, हम माफी मांगते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। शौर्य ने सनम के लिए एक सीट खींची और सनम के बैठ जाने के बाद वो खुद भी उसकी सीट के जस्ट बगल वाली सीट पर बैठ गया और सनम को खाना सर्व करने लगा। खाना सर्व कर लेने के बाद शौर्य ने खुद के लिए भी प्लेट में खाना निकाला, क्योंकि उसने दिन भर से कुछ नहीं गया था। दोनों शांति से खाना खा रहे थे। दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी थी जिसमें तापिश तो थी पर ठहराव भी था। खाना खाते हुए सनम कर नजरों से बार बार शौर्य को भी देख रही थी, जो कि चुपचाप अपना खाना खाने में बिजी था। जब सनम ने काफी देर तक शौर्य से अपनी नजर नहीं हटाई तो शौर्य ने मुस्कुराते हुए बिना अपना सिर ऊपर उठाए कहा, जानेमन, अगर आप चाहे तो पूरा समय हमें देख सकती है, बस एक बार कहकर देखिए, हम एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं जाएंगे। ये सुनकर सनम झेप गई और अपना खाना खाने लगी। खाना खा लेने के बाद शौर्य ने सनम का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सनम मुस्कुराई और उसने अपना हाथ शौर्य के हाथों में दे दिया। इसके बाद सॉन्ग प्ले हुआ और शौर्य ने सनम की पतली सी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते डांस करना शुरू किया। सॉन्ग, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। गाने की लाइंस के साथ ही शौर्य के हाथ सनम की कमर पर हर जगह घूमने लगे थे। वही सनम के दोनों हाथ शौर्य की गर्दन से लिपट चुके थे। शौर्य ने अपनी गर्दन झुकाकर धीरे से सनम की गर्दन पर होंठ रखे और उसे वहां किस करते हुए उसके साथ उसे सक करने लगा। वही उसकी इस छुआन से सनम जैसे पागल सी होने लगी और उसके नाखून शौर्य की गर्दन में धंसने लगे। वो उसे अपनी तरफ खींच रही थी और उसके होठों के दबाव को अपनी गर्दन पर और धंसाती जा रही थी। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। शौर्य सनम की गर्दन से हटा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसके माथे, नोज और गालों पर किस करने लगा। इस समय सनम ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सिर्फ शौर्य के एहसास को महसूस कर रही थी। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खामखा, तू लाजमी, तू ही रजा, ती ही कमी और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। आगे की लाइन आते ही शौर्य नहीं अचानक की सनम के बालों को मुट्ठी में भरा और उसका चेहरा ऊपर उठा और लाइंस को अपने ही होठों से दोहराने लगा और उन लाइनों को दोहराते हुए शौर्य की नजर सनम की होठों पर ही टिकी हुई थी। सनम के होठों को दिखाते हुए शौर्य ने अपने होठों को तर किया और उसकी इस हरकत से सनम का गला जैसे सूख गया। होठों पे तेरे इजहार आया है, होठों पे तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। सनम ने आगे बढ़कर शौर्य के उन सूख चुके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे पेशेनेटली किस करने लगी, जिससे शौर्य पीछे की तरफ जाने लगा। उसने खुद को काफी हल्का कर रखा था, जिस कारण सनम के उस फोर्स से वो अपने आप कटी पतन की तरफ पीछे जाते जा रहा था और सनम के होंठ अब भी उसकी होठों में उलझे जा रहे थे। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। सनम ने शौर्य के होठों से अलग होकर अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे और शौर्य की चेस्ट को अपने हाथ से सहलाते हुए उसके चेहरे को देखकर आगे गाना गया और गाना गाते हुए ही उसने शौर्य की चेस्ट पर अपने होंठ टिका दिए, जिससे शौर्य की एक सिसकी की छूट गई। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। इसी तरह एक दूसरे को परेशान करते हुए वो लोग कब बिस्तर के पास पहुंचे उन्हें पता ही नहीं चला। शौर्य ने सनम को धीरे से अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया और धीरे धीरे कर उसके बदन से उस साड़ी को अलग करने लगा। साड़ी की हर एक परत को हटाते हुए उसके होंठ सनम की बॉडी
कि हर एक परत पर घूम रहे थे, जिससे सनम मचल रही थी। कुछ ही पलों बाद शौर्य और सनम बेपर्दा होकर एक दूसरे के सामने थे और दोनों की गहरी प्यार भरी सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी। कभी शौर्य सनम के ऊपर होता तो कभी सनम शौर्य के नीचे। वो दोनों का शरीर पसीने से तर हो चुका था, पर फिर भी उन दोनों की होठों से एक दूसरे के नाम की सिसकियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शौर्य की पीठ पर अनगिनत नाखूनों के निशान छप चुके थे, वही सनम का पूरा शरीर लव बाइट के निशान से भर चुका था। प्यार की मदहोशी भरी रात की अगली सुबह जब सनम की नींद खुली तो उसने अंगड़ाई लेते हुए आसपास देखा। कॉटेज में अभी भी पूरी तरह अंधेरा था, क्योंकि पर्दे गिरे हुए थे। जिस बिस्तर पर शौर्य और सनम मौजूद थे वो काफी मुलायम था। सनम धीरे से अपने पैरों को खिसकाते हुए बिस्तर के साइड से उतरी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने इस समय एक शिफॉन का नाइट ड्रेस पहना हुआ था, जो कि उसके घुटनों से ऊपर तक था। उसकी स्ट्रिप वाली ड्रेस से उसकी चेस्ट का काफी हिस्सा शो हो रहा था और उसकी बैक भी पूरी तरह रिवील हो रही थी। सनम ने पर्दे हटाए और वादियों से निकल रहे सूरज की लालिमा को देखने लगी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जिंदगी में यही तक सुकून वो चाहती थी, पर जिंदगी ने हमेशा उसे दुख दिए थे। लेकिन शायद अब दुख की परतें हटने लगी थी और खुशी में अपने फूल खिलाना शुरू कर दिए थे। सनम ने खुद से कहा, हम सच में आज बहुत खुश हैं। उसने ये कहा ही था कि उसे अपनी कमर के इर्द गिर्द दो मजबूत बाहें महसूस हुई और उसने जल्दी ही उन हाथों पर अपने हाथ रख दिए। सनम ने अपना चेहरा पीछे की तरफ कर शौर्य की चेस्ट पर अपना सर टिकाते हुए कहा, प्रधान जी आप उठ गए। शौर्य ने भी सनम के कमर पर अपने हाथ कसते हुए कहा, जब तुम ही बिस्तर पर नहीं थी तो मैं वहां सोकर क्या करता, वैसे तुम क्यों इतनी सुबह की उठ गई। सनम ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए बाहर कितना सुहाना मौसम हो रहा है। शौर्य ने सनम के चेहरे की तरफ देखा, जो कि एक अलग ही नूर के साथ चमक रहा था, और खोए हुए अंदाज में कहा, सच में मौसम बहुत सुहाना लग रहा है। सनम ने जब शौर्य की नजरें खुद पर महसूस की तो उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या हमारे चेहरे पर कुछ लगा है। शौर्य ने एक शैतानी मुस्कान के साथ सनम का चेहरा अपने एक हाथ में पकड़ा और कहा, हाँ ये तुम्हारे होठों के पास कुछ लगा है। सनम ने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रखा, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। सनम ने मासूमियत से कहा, क्या लगा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, आप ही हटा दीजिए। शौर्य ने कहा, सोच लो, क्या मैं पक्का हटा दूं। सनम ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही पल शौर्य ने अपने होंठ सनम के होठों पर रखे और उसे वाइल्डली किस करने लगा। उसने सनम को धकेलते हुए उस गिलास की वॉल से टिका दिया और उसे हल्का सा ऊपर उठाकर उसके दोनों पैर अपने कमर के इर्द गिर्द लपेट उसे किस करना जारी रखा। शौर्य के हाथ धीरे धीरे सनम की नाइट ड्रेस के अंदर का सफर तय कर रहे थे और उसके ठंडे हाथों की छुअन अपनी स्क्रीन पर महसूस कर सनम के रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसके हाथों की पकड़ शौर्य की गर्दन पर कसती जा रही थी। कुछ पल बाद जब सनम को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शौर्य ने उसके होठों को आजाद किया और अब अपने होंठों को उसकी गर्दन और कॉलर के नीचे सरकाना शुरू कर दिया, जिससे सनम का चेहरा हल्का सा ऊपर उठ गया और उसके गहरी गहरी सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी थी। सनम शौर्य के बालों को अपने दोनों हाथों में पीछे उसके चेहरे को अपनी स्क्रीन पर प्रेस कर रही थी, जिससे शौर्य और वाइल्ड होती जा रहा था। उसकी किस और बाइट मार्क से सनम की स्किन रेड और पर्पल कलर में बदलने लगी थी, लेकिन इस दर्द में भी उसे प्यार का एहसास हो रहा था और उसके होठों से सिर्फ शौर्य का नाम गूंज रहा था, जिसे सुनकर शौर्य पागल सा हुआ जा रहा था। कुछ ही पल बाद शौर्य ने सनम को दोबारा बिस्तर पर पटका और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर बिना सोचे समझे उस नाइटी को इस तरह खींचा कि वो दो टुकड़ों में फटकर जमीन पर बिखर गई। सनम ने हैरानी से शौर्य को देखा। शौर्य ने सनम के होठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए कहा, वाइफी ये मेरी गलती नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम्हें मुझे सुबह सुबह सेड्यूस नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सनम ने ना में सर हिलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और थोड़ी ही देर बाद उस कमरे में दोबारा सनम की प्यार भरी सिसकियां गूंजने लगी थी। इधर दूसरी तरफ प्रधान भवन में सृष्टि आज काफी जल्दी उठ गई थी और गार्डन में बैठी योगा कर रही थी। अपने बच्चे को खोने के बाद से उसका मेडिकल स्ट्रेस काफी बढ़ गया था। उसने अपने ऑफिस वर्क को लगभग छोड़ दिया था और ज्यादातर कमरे में बंद रहा करती थी, लेकिन ये देखकर कि उसकी इस हालत को देखकर समय किस तरह टूट रहा है, सृष्टि ने ये फैसला किया था कि अब वो अपने उस फेज से बाहर आएगी और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करेगी, और उसके लिए उसका पहला कदम था सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना। सृष्टि इस समय जमीन पर बैठी योगा कर रही थी। सृष्टि ने एक गहरी सांस की थी और तभी उसे अपनी सांसों में घुलती हुई समय की सांस महसूस हुई।
सृष्टि ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और वो ये देखकर हैरान हो गई कि समय बिल्कुल उसके नजदीक उसी की तरह बैठा हुआ था। उसकी आंखें भी बंद थी और वो सृष्टि की सांसों को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथ अपने पैरों पर रख सांस ले रहा था। समय ने आज व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर का लोवर पहना था और सुबह सुबह की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो वो काफी हैंडसम लग रहा था। सृष्टि तो जैसे उसके चेहरे में खो ही गई थी। जब काफी देर तक समय को सृष्टि की सांसें और हरकतें महसूस नहीं हुई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सृष्टि को हैरानी से खुद की तरफ देखता पाकर उसने सृष्टि का मुंह बंद कर कर कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? सृष्टि ने कहा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। समय ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना फेलती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं होगी? एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे देख रही हो? मेरे 6 पैक ऐप है जो मैंने ऐसे ही नहीं बनाए हैं, इन्हें मैंने दिन रात मेहनत करके बनाया है। सृष्टि ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, ताकि बाकी लड़कियों को इम्प्रेस कर सको और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना सको। समय मुस्कुराया और उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब क्या ही करूं, अब मैं हूं ही इतना हैंडसम कि लड़कियां मुझसे दूर रह ही नहीं पाती है जैसे तुम नहीं रह पाई और मेरे करीब आ गई। सृष्टि ने कहा, ख्वाबों में वो तुम थे जिसने मुझे जबरदस्ती अपने पास रखा। क्या तुम भूल गए हो तुमने किस तरह मुझसे जबरदस्ती शादी की थी और मुझे अपने घर में कैद करके रखा था? समय ने कहा, अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उस किडनैपिंग में तुम्हें कोई मजा नहीं आया था। क्या तुम भूल गई हो तुम बेड पर मुझे किस तरह परेशान करती थी? उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही सृष्टि का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने घूरकर समय को देखा और धीमी आवाज में कहा, कुछ तो शर्म करो, हम गार्डन में हैं, कोई तुम्हारी बातें सुन लेगा। समय ने कहा, तो सुनने दो, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं। सृष्टि ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम लोगों को हमारे बैड सीक्रेट्स बताना चाहते हो? समय धीरे से सृष्टि के चेहरे की तरफ झुका और उसने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ और भी कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं, तो चले बेडरूम में। सृष्टि ने खींचते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं सुधर सकते, मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उठी वहां से दौड़ते हुए चली गई। समय हल्का सा मुस्कुराया, उसकी सृष्टि दोबारा नॉर्मल होने लगी थी और ये बात उसके दिल को काफी ज्यादा हल्कापन दे रही थी जो कि कई दिनों से भारी हुआ पड़ा था। दोपहर के समय प्रधान ग्रुप का इंडस्ट्री में एक जोड़ा हाथ में हाथ डाले अंदर दाखिल हुआ, जिसमें से एक लड़की ने नीले रंग का अनारकली सूट और लड़के ने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट बना हुआ था। उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। जहां लड़की की आंखें गहरी नीली थी वहीं लड़के की आंखें काली और शांत, और वो दोनों साथ में आगे बढ़ रहे थे। हर कोई उन्हें देखकर देखता ही रह गया था। पिछले समय से सभी लोग उस लड़की को भूल चुके थे, इसलिए अपने बॉस के साथ उस लड़की को देखकर उन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। सनम ने धीरे से अपना सिर उठाकर शौर्य को देखा और परेशानी भरे भाव के साथ कहा, क्या हमारा आपके साथ यहाँ आना ठीक है? हमें नहीं लगता कि हमें यहाँ आना चाहिए था, हमें बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं है, आखिर आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? शौर्य ने सनम की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, जान, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें सिर्फ मेरे साथ बैठना है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम्हें और सभी लोगों के सामने मुझे किस करना है। ये सुनकर सनम का मुंह बन गया। उसने कहा, आप कभी किसी बात के लिए सीरियस नहीं हो सकते क्या? शौर्य ने सीरियस होकर धीरे से कहा, नहीं, मैं बहुत सीरियस होता हूँ। जब मैं रात में तुम्हें प्यार करता हूँ उस समय मैं बेड पर बहुत सीरियस होता हूँ और यही सोचता हूँ कि किस तरह से मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूँ। उसके शर्मनाक शब्दों को सुनकर सनम का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने धीरे से शौर्य के पेट में मुक्का मारते हुए कहा, आप ना कभी नहीं सुधर सकते, हम आपसे बात नहीं करेंगे। शौर्य मुस्कुराया। उसने कहा, तो मैं तो तुमसे बात करने को कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि केबिन में चलकर हम मेरे प्राइवेट रूम में चलते हैं और उसके बाद आगे की चीज कंटिन्यू करते हैं। आई प्रॉमिस मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी आवाज निकल गई तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। सनम ने एक गहरी सांस ली। उसका पति दिन ब दिन बेशर्मी की सारी हदें पार करते जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शौर्य प्रधान को ये सारी चीजें सिखा कौन रहा था। शौर्य ने धीरे से झुककर सनम के कान में कहा, जान, मुझे कोई कुछ नहीं सिखा रहा है, वो तो तुम्हारे प्यार का जादू है जो धीरे धीरे मुझे तुम्हारे प्यार के रंग में रंग कर बदलने लगा है। ये सुनकर सनम मुस्कुराई। उसने कहा, आप कभी नहीं सुधर सकते। शौर्य ने कहा, मैं तो और बिगड़ना चाहता हूँ। बातें करते हुए वो लोग केबिन में चले गए थे, लेकिन उन लोगों की हरकतें देखकर हर कोई सदमे में जा चुका था। जो शौर्य प्रधान किसी लड़की के टच को भी अपनी बॉडी पर बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो इस समय एक लड़की के साथ इतने प्यार से बातें करते हुए चल रहा था। उस लड़की ने उसके पेट पर हल्का सा पंच भी मारा था। क्या ये सब एक सपना था?
एक फीमेल एम्प्लॉय जो शौर्य को काफी पसंद करती थी, उसने जलन भरी भावना के साथ अपने साथ खड़ी लड़की से कहा, सीमा, आखिर वो लड़की कौन थी और वो कर के साथ क्या कर रही थी? तुमने देखा वो सर से किस तरह बात कर रही थी और उसने किस तरह सर पर हाथ उठा दिया? और सर को क्या हो गया है? आखिर वो इतनी बदसूरत लड़की के साथ क्यों घूम रहे हैं? सीमा ने अपने साथ खड़ी काजल को अविश्वास से देखा और कहा, तुम उस लड़की को बदसूरत कह रही हो? वो तो परियों की तरह सुंदर है, तुम्हें वो कहां से बदसूरत लगी काजल? काजल ने मुंह बनाते हुए कहा, वो इतनी भी सुंदर नहीं है जो तुम उसे परियों से कंपेयर कर रही हो। वो बिल्कुल एक चुड़ैल है जिसने हमारे सर को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ है। सीमा ने हंसते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम मुझे चैलेंज हो रही हो और ये तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। काजल ने कहा, तो क्यों ना हो मैं जेलस, तुम अच्छे से जानती हो ना मैंने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की थी। मैंने ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ शौर्य प्रधान के लिए ज्वाइन की थी। मैं आज तक सिर्फ इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं उनके करीब जा सकूं। मैंने कितनी बार उनकी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाली है, लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो गई। और आज मैं ये देख रही हूँ कि उनके साथ एक और लड़की है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहेगी क्योंकि मैं उसे ज्यादा समय तक सर के साथ रहने नहीं दूंगी, क्योंकि शौर्य प्रधान सिर्फ मेरे हैं। सीमा को काजल की बातों से डर लग रहा था। उसने कहा, काजल, तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रही हो ना? उद्धरण चिन्ह। काजल ने कहा, बेबी, मैं बहुत कुछ सोच रही हूं, पर उल्टा सीधा नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा, जिससे मेरे सारे रास्ते साफ हो जाए। ये कहकर काजल अपने टेस्ट की तरफ बढ़ गई। सीमा ने खुद से कहा, बाप रे, इससे तो दूर रहने में भलाई, वरना मेरी नौकरी भी जाएगी। ये कहकर वो भी अपने डेस्क पर चली गई। इधर केबिन के अंदर शौर्य अपने टेबल के सामने बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। वही सनम भी सामने रख सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। बाहर जो सनम पहले ये कह रही थी कि उसे कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और उसे कंपनी के कामों में इंटरेस्ट नहीं है, इस समय उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बिजनेसमैन हो जिसे अपने काम में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं हो। सनम ने बिना सर उठाए कहा, क्या आपको ये क्रिस्टल कंपनी थोड़ी अजीब नहीं लगती है? मतलब अचानक से ही मार्केट में आई है। शौर्य ने सर उठाकर सनम को देखा और कहा, तो इसमें इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? सनम ने एक लड़की के फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की के कारण जिसने सिर्फ 22 साल की उम्र में बहुत कुछ पा लिया है और इसके नाम पर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जिसने 4 लड़कों को जान से मार डाला था, वो भी पब्लिक प्लेस में। हालांकि पावरफुल बैकग्राउंड होने के कारण वो बच गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो न्यूज आज भी वायरल है और उसने कभी उसे इंटरनेट से हटाने की कोशिश नहीं की गई। शौर्य ने कहा, तुम्हें ये सब जानकारी कहाँ से मिली? सनम ने अपने बाल झड़कते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, मेरे अपने सोर्सेस है। शौर्य उठकर खड़ा हुआ और उसे सनम के पास आकर उसके ऊपर पूरी तरह से झुकते हुए कहा, लगता है मुझे तुम्हारी सोर्सेस का पता लगाना ही पड़ेगा, वरना कौन जाने अगला सीक्रेट मेरा बाहर आए। सनम ने शौर्य की ट्रे को पकड़कर अपने और करीब खींचा और कहा, आपके सारे सीक्रेट्स तो हमारे पास ही है, अब आप कौन सा राज हमसे छुपाना चाहते हैं? क्योंकि हम आपके हमराज हैं, आप हमसे कुछ नहीं छुपा सकते। ये कहते हुए सनम ने शौर्य की आंखों में देखते देखते ही उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे शिद्दत से चूमने लगी। शौर्य की पकड़ सनम के कंधों पर कस गई और सनम की पकड़ शौर्य की टाई पर ढीली हो गई। इसी के साथ वो दोनों पूरी तरह उस सोफे पर झुक गए और एक दूसरे को कडल करके किस करने लगे। तभी दरवाजा खुला हुआ, पर शौर्य को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस मूवमेंट पर कोई वहां आ जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।